नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। एक इलाका जहां कई वर्षों से बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं। डॉक्टरों की हर कोशिश के बाद भी बच्चों की मौत थम नहीं रही। सरकार ने कोशिशें बहुत की, लेकिन कुछ ठोस समाधान नहीं ला पाई। देश विदेश से डॉक्टर भी आए, शोध भी हुए, मगर बीमारी का इलाज तो दूर, बीमारी का नाम भी नहीं पता चल पाया। ऐसा लग रहा है जैसे मुजफ्फरपुर और उसके आसपास का इलाका अभिशप्त हो गया है। तंत्र लाचार दिखता है। सवाल है कि आखिर उपाय क्या है? क्या बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे? अब नीतीश जी कई वर्षों के बाद कह रहे हैं ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस नहीं है। सवाल यही है कि फिर ये आखिर है क्या? डॉक्टर कहते हैं ये रहस्य है। तो सवाल है कि रहस्य से पर्दा कौन उठाएगा? सोचिए, केवल इस साल मौत की संख्या 30 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 12 की पुष्टि तो अब सरकार भी करने लगी है। आंकड़े हैं, उपाय नहीं। ऐसा लगता है मुजफ्फरपुर की इस बीमारी के आगे सबने हथियार डाल दिया है। कोशिशें हर साल होती हैं बच्चों को बचाने की, लेकिन दूसरे साल लीची के मौसम में फिर वही कहानी। विडंबना है कि इस इलाके में यह खबर चुनाव का मुद्दा भी नहीं बनती, लेकिन जानना ही होगा हमें कि हमारे बच्चों का यमराज आखिर कौन है। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ खबरें देखते हैं। मुजफ्फरपुर में रहस्यमयी बीमारी, रहस्यमयी बुखार, चमकी बुखार अब महामारी का रूप लेता जा रहा है। हालांकि इस बीमारी का नाम क्या है, इस पर लेकर अब एक राय नहीं है। फिलहाल स्थिति यह है कि बच्चों की मौत रोक पाने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह असहाय नजर आ रहा है। हर रोज बच्चों की मौत हो रही है और प्रशासन इसे रोक पाने में अक्षम है। इस सीजन में 85 बच्चे अस्पताल पहुंच चुके हैं। अब तक 30 ने दम तोड़ दिया और कई अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एहतियात जारी करने और जांच कराने में जुटा हुआ है। एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में अब भी कई मरीज हैं जिन्हें एईएस होने की पुष्टि हुई है। एसकेएमसीएच के दोनों आईसीयू फुल है और तीसरी पीआईसीयू खोलने की भी कवायद अस्पताल प्रशासन ने शुरू कर दी है। स्थिति इतनी विकराल है कि डॉक्टरों को गंभीर मरीजों को लाइन में लगाकर पीआईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। क्या क्या हो रहा है? ये काल है, क्या बुखार देखी पिया आ जाइए। और क्या क्या हो रहा है? अब ना कुछ हो। कब से भर्ती है? यार 13 दिन से। सुधार हुआ है कि नहीं? हाँ, बहुत निमन है जो हुआ। सुबह में उस समय से डॉक्टर साहब आए हैं? तो कहाँ है? हाँ, उधर आए हैं तो देख के भर्ती चुका के चले गए। अभी नहीं है। कितने दिन से नहीं है? अभी तो एक डॉक्टर नहीं है। आइए सुनते हैं इस बीमारी को लेकर मुजफ्फरपुर में सिविल सर्जन, रिसर्चर टीम के सदस्य और बाल रोग विशेषज्ञ क्या कहते हैं। क्या क्या हो रहा है? ये काल है, क्या बुखार देखी पिया आ जाइए। और क्या क्या हो रहा है? अब ना कुछ हो। कब? हम इन तमाम एक्सपर्ट्स के बयान आपको बाद में सुनवाएंगे, पहले चर्चा में शामिल हो जाते हैं। पटना स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विनोद शर्मा, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, ऐसे मामलों के भी आप जानकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। निगम जी, क्या लगता है जो रहस्यमयी बुखार है, जिसके कई नाम इस इलाके में चल रहे हैं, कोई कह रहा है चमकी बुखार है, कोई कह रहा है इंसेफ्लाइटिस है। हालांकि सरकार ने इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस होने से इनकार कर दिया है। छोटी उम्र के मासूम बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं और आज से नहीं, 2010 और 2019 यानी 9 वर्ष में हम लगभग 300 से ज्यादा बच्चों को खो चुके हैं
इस बीमारी के चलते। आखिर ये बीमारी बला है क्या और यमराज कौन है? देखिए, ये बीमारी जो है एक रहस्यमय बीमारी तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी जो है सिर्फ हमारे यहाँ की समस्या नहीं है, अमेरिका के भी कई राज्यों में ये समस्या है। और जब हम लोग एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में बोलते हैं तो मतलब है यही है कि इस बीमारी का कारण का एक सही पता नहीं है, तभी इसको एक लक्षण समूह के तौर पर इसका इलाज किया जाता है और इसीलिए इसका नाम रखा गया एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम का मतलब ही होता है कि सिर्फ मस्तिष्क ज्वर नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द की जितनी भी बीमारियां जो इस माहौल में यहाँ पाई जाती है, खास करके जो ऐसे लोकेशन में लाइक मुजफ्फरपुर या गया, तो इनको किस तरह से डील किया जाए इसका एक जो है एक तरीके से हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल भी बनाया है। और हालांकि ये समस्या कई दशकों से भी ज्यादा से है, लेकिन इसमें 2012 के बाद इसमें काफी गिरावट आई इसकी मृत्यु में। ये जरूर है कि इस साल इस विभीषिका ने एक अलग रूप लिया है और इसमें मैं समझता हूं कि ये जो आपकी प्रचंड गर्मी है और नमी है, इस दोनों का ये सम्मिश्रण जो है ऐसे बच्चों के लिए काल के रूप में आता है। और जहां तक देखा गया है हमारे मुजफ्फरपुर के इलाके में कई मौतें हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हुई है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ग्लूकोज का कम हो जाना, और इसके बारे में भी कुछ शोध किए गए थे कि लीची जो है इसमें एक हाइपोग्लाइसिन नाम का एक पॉइजन होता है और उसके कारण ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है। लेकिन कई केस में देखा गया कि ये हाइपोग्लाइसीमिया बिना लीची खाए भी हो जा सकती है। तो ये सच्ची मानों में एक जो ये वातावरण है अभी का, इतनी गर्मी और नमी, और ऐसा देखा गया है पिछले कई सालों से। तब सब क्या है ना, जो वातावरण है उसको तो हम नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते हैं पहली बात, क्योंकि हम ही ने ऐसा वातावरण तैयार भी किया है अपने देश में, राज्य के विभिन्न इलाकों में, और वो तो अब हमें झेलना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए जिम्मेवार हम लोग भी हैं। लेकिन अब यही वातावरण है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री टेम्परेचर में जीने को अब सब नागरिक विवश हैं और वो होना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की कहानी नहीं है, ये तापमान का जो स्तर है, बढ़ता हुआ तापमान का स्तर, चाहे हम दिल्ली में रह रहे हों या संजय जी पटना में रह रहे हों, विनोद जी पटना में रह रहे हो या कोई गया में रह रहा हो, सबको लगभग इससे 2-4 होना पड़ रहा है। लेकिन ये मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो आखिर उस रूट कॉज को भी समझना पड़ेगा कि आखिर वहां की मिट्टी में ऐसा क्या है। लेकिन यहां पर इस तरह की रहस्यमयी बीमारी नहीं आती है, वहीं क्यों पर्टिकुलर एरिया में आ रही है? ये रहस्य तो जरूर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस रहस्य का अभी भी निदान नहीं हुआ है। हालांकि इसके लिए कई जगहों से टीम आई। अभी अमेरिका की CDC जो है वहां की संस्था, वहां से आई, और हमारे एक वेलोर के रिसर्चर हैं वो आए जी। तो सारे लोगों ने जो है इसका के लिए रिसर्च किया, लेकिन न कोई वायरस अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है प्रॉपर, और डाइवर्स कारण देखा गया है। एक तो डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया, जिसके बारे में हम आपको बोल रहे थे अभी कि हाइपोग्लाइसीमिया या जो इलेक्ट्रोलाइट का जो ये फेरबदल है, एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण एक कुछ केसेस में कभी कभी जेई भी पाया गया है, लेकिन जेई खास करके मुजफ्फरपुर में नहीं पाया जाता है, ये ज्यादातर गया में पाया जाता है। और जहां तक सवाल है जेई के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन सरकार ने बहुत अच्छी तरह से चलाया है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा जो इसमें मौत का कारण हमारी अज्ञानता भी है, और आपके दर्शकों को हम यह जरूर बताना चाहेंगे कि 222 जो सेंटर्स हैं अभी इन 12 जिलों में, वहां सरकार ने सारी सुविधा उपलब्ध की है, और जो हमारा एक सिंड्रोमिक वे में अप्रोच है इस बीमारी को टैकल करने के लिए, जिससे कि कई जानें बच सकती हैं,
वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लोग कुछ ओझा गुनी का सहारा लेने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यवश हमारी जनता है, इनको सीधे सरकारी संस्थाओं में जाना चाहिए, जहां की सारी सुविधा उपलब्ध की गई है। सरकार ने अथक प्रयास किया है, और अगर इसका को लोग अवेल करेंगे तो हम श्योर हैं कि बीमारी जो है, मौत जितनी भी हो कम बहुत हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, और इन बीमारियों से मौत ना हो तो ज्यादा सुकून की बात है। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, 2012 में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी इस बीमारी की वजह से। अब इसका क्या नाम है वो तो ईश्वर ही जाने, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस मामले में फिलहाल तो फेल ही नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद कैजुअलिटी थोड़ी कम जरूर हुई, इसमें कोई दो मत नहीं। आंकड़े घटते घटते 39 पे आए, 24 पे आए, 12 पे आए, इस बार 30 तक आंकड़े पहुंच गए हैं। सरकार ने हालांकि 12 की ही पुष्टि की है, तो खैर छोड़िए आंकड़ों पर क्या जाना। तो बात यह है कि आखिर ये वो ऐसी बीमारी है, उसके लिए दरअसल व्यवस्था कितनी जवाबदेह हो पाती है, क्योंकि हमने क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं अपने समाज में, सोसाइटी में, और प्रशासन के तमाम इंतजामात कितने अच्छे रहे हैं। कि कुपोषण भी एक फैक्टर आ रहा है। बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे जो कुपोषण का शिकार होते हैं, वो ज्यादा जल्दी गिरफ्त में आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और थोड़ा हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट में और इंडिया के बाहर हम लोग बाद में बात करेंगे। जो बिहार की डेमोग्राफी देखा गया डिजीज का, उसमें जो मुजफ्फरपुर या नॉर्थ बिहार के इलाके और गया और नवादा के इलाके देखे गए, और मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, शिवहर, वैशाली, जिन इलाकों में देखा गया, तो उसमें देखा गया कि लोग कहीं न कहीं से इसको लीची से जोड़ करके देख रहे थे। हालांकि कंफर्म नहीं था कि वो लीची के सीड में वो टॉक्सिन होता है जो खाने के बाद वो ग्लूकोज लेवल को डाउन कर लेता है, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, हाइपोग्लाइसीमिया का जो सिम्टम दिखता है। और जो गया और नवादा के इलाके में पैडी सीजन में देखा गया था, धान के समय में देखा गया था। तो दो चीजें तो समझ में आ रही है, वायरल है, ठीक है, सिंड्रोम की वजह से हम लोग एक्यूरेसी पर नहीं पहुंच सकते हैं कि क्या है। जिस तरह से जापानीज इंसेफेलाइटिस का आ गया है वैक्सीन, अभी इसका वैक्सीन नहीं आ पाया है। लेकिन इतनी बात है कि दो तीन चीजें हैं जिसमें एक प्रमुख चीज की तरफ आपने ध्यान दिलाया कि वो जो 15 साल से कम के बच्चे हैं जो इसके शिकार होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, और वही बच्चे इसके शिकार होते हैं। दूसरी बात कि चाहे वह एयरबॉर्न हो या वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हो, देखा गया कि वो बच्चे जो उस माहौल से आए हैं हॉस्पिटल में जहां हाइजीन का बहुत ख्याल नहीं रखा गया है, जिस तरफ आपने इशारा किया था कि 2012 में जब देखा गया कि उस इलाके से काफी संख्या में वो बच्चे आ रहे हैं और मौत के शिकार हो रहे हैं, तो वहां पर काफी तरीके से उसको ब्लीच किया गया, हाइजीन के बारे में अवेयर किया गया, उनके पेरेंट्स को बताया गया कि आप अगर साफ सफाई रखेंगे तो आपके बच्चे इन बीमारियों से बचेंगे, और उसमें काफी सफलता भी मिली। इस बार फिर यह एपिडेमिक अपना पैर फैलाया है। तो मैं मानता हूं कि हाइजीन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो देखा गया वेक्टर में, पिग वगैरह के नजदीक रहने वाले बच्चों में देखा गया कि इसमें ज्यादा वो है, उसके करीब है, या हॉस्पिटल में आने के बाद भी जो सिम्टोमेटिक इलाज इसका चल रहा है। तो सिम्टोमेटिक इलाज में मैं, ठीक है, पीकू और निकू की बात हम लोग जो कर लें, लेकिन 450 एमबीबीएस डॉक्टर को मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, इस ओरिएंटेशन कोर्स में लगाया गया है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जान बचाई जा सके। अब उस सिम्टोमेटिक इलाज में कितना वो बच्चे बच कुपोषण या इम्यूनिटी सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं, एक चीज क्लियर कीजिए संजय जी, करता है कि संजय जी एक चीज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में इन दिनों लोग लीची खा रहे हैं, सीजन है, हर जगह लीची उपलब्ध है, लोग खाना भी चाहते हैं और खा भी रहे हैं। ये बार बार जो लीची का जो बार बार जिक्र आ रहा है, वो कितना डरा रहा है, और कितना इसको आप कह रहे हैं कि नहीं लीची कोई वजह नहीं है, ये जरा कंफर्म कीजिए। उसमें एक लीची के सीड को भी उसका कारण माना गया था, और माना गया था कि लीची के सीड में वो जो टॉक्सिन होता है, वो टॉक्सिन जैसे ही बॉडी में जाता है, जो
नहीं, मैं बता रहा हूं, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को थोड़ा वो गड़बड़ाता है, ग्लूकोज लेवल को वो घटाता है, जो हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ऐसा लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन अब जिस इलाके में लीची नहीं है, पैडी का इलाका है, गया और नवादा की मैं बात कर रहा हूं। मैं एक बात पिछली बार जो गोरखपुर में 163 बच्चों का जो डेथ हुआ है, ये बताइए कि रिपोर्ट क्या कहती है, लीची कोई वजह तो नहीं है ना? देखिए, ऐसा है कि लीची जो है, पहले जो शोध हुआ जिसमें आपको बताया कि हमारे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के जो है बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो डॉक्टर जॉर्ज जेकब, वो आए और उन्होंने ये निकाला कि हाइपोग्लाइसिन नाम का एक पदार्थ जो है लीची में पाया जाता है, सड़ी हुई लीची में। तो देखा गया कि हाइपोग्लाइसीमिया जो है कुछ बच्चों में, ये नहीं कि हर एक बच्चे में वही कारण था। और अभी खास करके देखा गया है कि अभी हमारे जो 41 बच्चे भर्ती हैं, उसमें जो मौत हुई है उसमें ज्यादातर बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया जरूर पाया गया है। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस कह सकते हैं कि वो है कि हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसका ये मतलब है कि जो लीची गुणवत्ता में थोड़ी खराब हो जाए, कृपया उसका सेवन ना करें। प्लीज या सलाह भी दीजिए। बिल्कुल एकदम सही आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। यही मैं बता रहा हूं कि जो अगर जरा सा भी सड़ी हुई लीची है और जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए खास करके यह एहतियात होना चाहिए कि वो उस तरह की लीची का तो सेवन नहीं करे, कोई भी नहीं करे। और खास करके जो सवेरे का जो होता है, जैसे रात में कभी होता है ना, भूखे बच्चे सो जाते हैं, देखा गया कि गरीबों में ये ज्यादा पाया जाता है। एक आपने देखा होगा कि AES जो है ज्यादा हमारे जो अंडर प्रिविलेज लड़के हैं, बच्चे हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है। तो कुपोषण साथ साथ जरूर रहता है, और उसमें साथ साथ ये चीज अगर असर कर जाए, किसी तरह का भी टॉक्सिन, तो ये AES का रूप धारण कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग अगर माने कि इसीलिए एक जो सिंड्रोमिक अप्रोच हम लोगों ने बनाया है, वो अगर हम इस इलाज को सही ढंग से कर पाए, तो उसमें सिर्फ जेई का ही इलाज नहीं होता है, बल्कि जो लीची वाले टॉक्सिन की वजह से होता है या हाइपर पैरेक्सिया की वजह से होता है। आजकल जो हम लोग इतनी गर्मी में हाइपर पैरेक्सिया की वजह से भी बेहोशी हो जा सकती है, और इसका भी इलाज उसमें बहुत समुचित रूप से मेंशन्ड है और लोग कर रहे हैं। सर, मैं आपको डॉक्टर विनोद जी से समझ गया, लिहाजा उसका इलाज कर रहे हैं। ठीक, विनोद जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बयान सुनवा देता हूं ताकि जवाब देने में आपको और आगे आसानी हो। एक बार सुन लेते हैं इस बीमारी को लेकर मुजफ्फरपुर में सिविल सर्जन, रिसर्चर टीम के सदस्य और बाल रोग विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। शुरू में इसका पता नहीं चला, लगने लगा कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक खबर हो गया और सब टीम उतरी, कुछ फॉरेन टीम ही उतरी, कुछ रिसर्च सेंटर भी उतरे, प्राइवेट, गवर्नमेंट। उसके बाद अंत में आया कि इसका कोई पॉजिटिव कॉज पता नहीं है। तो कॉज पता नहीं है, ये इसका कहलाता है, और लेकिन हो जाता है और थोड़ा लाइलाज हो जाता है, मन दिक्कत हो जाता है। समय पर अगर नहीं पहुंच पाया तो दिक्कत हो जाती है, समय तक पहुंच गया तो कोई दिक्कत भी हो जाता है। जहां तक मेरा मानना है कि पिछले 25 साल से हर साल इसी सीजन में, मानसून के पहले, जब गर्मी अपने परमान पर रहती है, उमस रहती है, तो ये बीमारी कुछ खास वर्गों में ही पाई जाती है, जो गरीब हैं और गांव में रहते हैं, कुपोषित बच्चे जो रहते हैं, कुपोषण का जो शिकार हैं, वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। देखिए, टिपिकल हिस्ट्री है कि रात में बच्चा सोता है तो नॉर्मली सोता है, सुबह में माँ उसको देखती है कि 4 बजे वो बच्चा जो है वो बच्चा बेहोश है, या उसको मतलब कि चमकी आ रही है, बुखार भी है या बुखार नहीं भी है। हम लोग ने 3-4 साल पहले रिसर्च भी किया था, डॉक्टर जैकब जॉन के साथ हम भी थे। हम लोग ने यही बिहार सरकार को ये गाइडलाइंस दिया था कि कुपोषण का वार्ड लेवल पर, मतलब कि हम बिहार सरकार कुपोषण के लिए न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन ये करे, ताकि जो
बच्चे जो कुपोषित हैं वो इस बीमारी का इसके चपेट में नहीं आवे। गरीब होना तो अपने आप में वाकई सबसे ज्यादा दुखद है। उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि बच्चे कुपोषित हैं उनके, क्योंकि उनके पास, उनके माता पिता के पास बहुत कुछ उन्हें हृष्ट पुष्ट करने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है। खैर, समाज को इस पर भी सोचना चाहिए, सिर्फ सरकार भरोसे नहीं बात बनती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में बीमारी से हो रही बच्चों की मौत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस नहीं, मुजफ्फरपुर की बीमारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के 12 जिले और 222 प्रखंड में इस बीमारी का असर है। इस बीमारी से लड़ने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नमूनों को जांच के लिए विदेश भेजा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 7 जिलों में पेडियाट्रिक अस्पताल बनाया गया है, जहां तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत भी है। तो मुश्किलें तो हैं, चुनौतियां तो हैं। विनोद जी, दरअसल सरकार भी मानती है, सरकार अपनी ओर से कोशिश भी कर रही है, अच्छी बात है। इस मौके पर जो व्यवस्था देने की कोशिश होनी चाहिए, सरकार और प्रशासन उस पर लगा हुआ भी है। लेकिन चूंकि हमारे अस्पतालों की क्या हालत रहती है साल भर, वो किसी छिपा हुआ नहीं है। तो साल भर दुरुस्त हालत में रहे तो हाइजीन कम से कम वहां पहुंचकर तो लोगों को लगे कि हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में हम जीना पड़ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। तो चैलेंजेस क्या क्या नजर आ रहे हैं आपको और सरकार को? संजय जी, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई और सहारा समय टीम को देना चाहता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे को उठाकर आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों में एक मैसेज दे रहे हैं। जी सर, हमारी कोशिश है कि गरीबों का जागरूकता की अहम जरूरत है जी। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। हमारी सरकार काफी संवेदनशील है इस मुद्दे पर और लगातार प्रयास हो रहा है कि इस पर हम कंट्रोल करें, इसको काबू में करें। और एक हद तक 12 के बाद हमने इसको किया भी था, प्रतिशत बहुत गिर गया था, 2, 3, 4 पर आ गए थे। चूंकि जागरूकता हुई थी, हम लोग जागरूक हुए थे, गरीबों को जागरूक किए थे कि धूपों में न निकले आप। और डायरेक्ट हम जहां तक हमारी नजर जाती है, कहीं धूप का इसमें कहने का असर है। गरीब बच्चे जो हैं, जो शारीरिक रूप से निश्चित रूप से कमजोर होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं धूप की जो किरणें हैं उनको। और जब विदेशों से टीम आई, जांच हुई, केंद्रीय टीम आई और इस पर बहुत सजग है बिहार की सरकार। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील मोदी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी काफी चिंतित हैं, मंगल पांडे जी, सब लोग इस पर लगातार लगे हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द काबू में पाया जाए। और हो सकता है हम 1-2 वर्षों में इसको काबू में ला पाए। काबू में तो पाएंगे तब, जबकि एक्चुअल बीमारी पता चले और उसका एक्चुअल डायग्नोसिस हो। आप जो जिले हैं, गोरखपुर हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, उसमें भी ये चीजें मिल रही हैं सर। क्या है ना, उसमें भी ये मिल रही है। मुश्किल कहां पर है? मुश्किल हम लोग जी विश्वास कर रहे हैं। मुश्किल कहां पर है? मुश्किल यहां पर है कि हम मुश्किल वहां पर आकर ज्यादा हो रही है ना सर, कि हमें यदि पता चल जाए कि कौन सा वायरस है और क्यों उस वायरस से क्या बीमारी हो रही है, तो फिर उसका प्रॉपर मेडिसिन या जो भी इंजेक्शन हो वो इजाद हो जाए और फिर इलाज समुचित हो जाए। जैसे कि इंसेफ्लाइटिस का निकल गया है, ये थोड़ा सा इतर भी, अभी तक हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जो आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहां एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, क्योर भी हो रहे हैं कुछ बच्चे, ऐसा नहीं क्योर नहीं हो रहे हैं, हम पैनिक होने की बात भी नहीं कर रहे। कुछ बच्चे स्वस्थ होकर भी निकल रहे हैं। तो जो मेडिसिन उनके साथ लाया गया होगा प्रयोग में, चाहे थोड़े सक्षम व्यक्ति होंगे, उनके बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे होंगे तो उनको ज्यादा इलाज मिल पा रहा होगा, तो कुछ बच्चे क्योर हो रहे हैं। या सरकारी अस्पताल में भी कुछ बच्चे क्योर होकर निकल भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% कैजुअलिटी होती है। तो दवा कुछ तो काम कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली दवा काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमें बीमारी नहीं पता चल पा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी आपने चर्चा किया कि केंद्रीय टीम और विदेशों से भी टीम आई है, इस पर अध्ययन हो रहा है, इस पर शोध हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अब नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके अंतिम तह पर। तो निश्चित रूप से सरकार प्रयास करते रहेगी और जब तक हम इसको काबू में नहीं ले ले तब तक करेंगे। लेकिन जागरूकता सबसे बड़ी बचाव अभी होगी, सावधानी होगी।
जैसा कि देखा कि बीच में काफी मैंने इस पर हम काबू पा पाए थे। क्योंकि गरीब बच्चे हैं, उनको ग्लूकोज की व्यवस्था की जानी चाहिए वहां पर आसपास में एरिया में सिविल सर्जन के माध्यम से, ताकि उनके शरीरों में ग्लूकोज रहे, ताकि और जैसे ही उनकी तबीयत खराब हो तत्काल हॉस्पिटल लावे। क्योंकि अधिकांश मौतें होती है 3-4 दिन के बाद जो लोग आते हैं उनकी। आप देखेंगे अगर अधिकांश ऐसे ही बच्चों की मौत हुई है जो विलंब करते हैं हॉस्पिटल आने में, अगर उनको समय पर पहुंचाया जाए। और सरकार ने पिछली बार तो हर एक जिले में गाड़ी की व्यवस्था की गई थी, लगाए गए थे सरकारी माध्यम से कि उनको ला करके मुफ्त में प्राइवेट कॉलेजों में थी, हॉस्पिटल में भी इलाज की व्यवस्था की गई थी। सरकार ने हर स्तर पर मैंने कोई कमी नहीं रखी थी। और निश्चित रूप से अभी भी हमारे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं कि हर स्तर पर उनको सहायता मिले। सर हमारी शुभकामनाएं, सरकार लगी हुई है, सरकार को कामयाबी मिले, लेकिन चुनौतियां है इस बार थोड़ी ज्यादा है, जरूर ख्याल रखिएगा। डॉक्टर निगम और डॉक्टर संजय कुमार, हम बारी बारी आप दोनों से जानना चाहते हैं कि क्या खास सलाह है उनके लिए जो इनसे प्रभावित हो रहे हैं। एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताइएगा, कोई मेडिकल साइंस का वर्ड मत इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं जरूरी सबसे बड़ी बात क्या है, यानी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। दर्शकों तक अगर ये बात पहुंच जाए तो सबसे बड़ी बात होगी। और इसमें कोई भी जो इस तरह का सिंड्रोम होता है, और इसके लिए अगर हम वायरस कहीं से रिसर्च करके ला भी दें तो शायद उसका इलाज संभव नहीं है। आप जान लें, विश्व में कहीं भी एंटीवायरल ऐसे ड्रग्स नहीं हुए हैं जो अनजान वायरस अगर आइसोलेट भी हो जाए तो उसके लिए अगर हम चाहेंगे स्पेसिफिक दवा तो वो नहीं मिलेगी। लेकिन जो सिंड्रोम का, देखिए इस बीमारी के संक्रमण से, डायरेक्ट संक्रमण से मौत नहीं होती है, बल्कि जो इसका सिंड्रोम का जो लक्षण है उसके वजह से जो है, लक्षण की वजह से मौत होती है। चाहे ये फीवर हो, बहुत हाई फीवर हो उसकी वजह से होता हो, या कन्वर्सन की वजह से उसकी सांस चौक हो जाती हो, या हाइपोग्लाइसीमिया उसकी वजह से तत्पश्चात हो जाता हो। तो इन सब का इलाज जो है बहुत आसान है कि जैसे ही स्वास्थ्य केंद्र में जाता है बच्चा, तो आप समझिए कि इसका इलाज तुरंत संभव हो सकता है। उसको तुरंत एयरवे ब्रीदिंग देखा जाता है, उसका कहने का मतलब उसकी सांस की नली सही है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनजान व्यक्ति जो है उसकी सांस की नली को मोड़ के ले आता है और उसकी सांस जो है उसकी चोक होने से मौत हो जाती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। ये सब तो तुरंत में इलाज संभव हो जाता है अगर किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में वो चला जाए तो। और दूसरा क्या है कि एयरवे ब्रीदिंग के बाद सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि जैसे नस में उसको ग्लूकोज के जगह पर पहले आरएल या नॉर्मल सलाइन देते हैं कि उसकी कैपिलरी जो है वो नस जो है उसकी पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड चली जाए उसको। और उसके तत्पश्चात हम लोग कन्वल्सन का इलाज करते हैं, जो चमकी का। और चमकी के लिए हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में ये हिदायत दे चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि उसको नस नहीं मिल रहा हो तो उसको मल द्वार से एक दवा है कंपोज, उसको दिया जा सकता है 1 से 2 ml तक जो है, अलग अलग है इसके मुताबिक। तो वो हर स्वास्थ्य केंद्र में हर आदमी को ये जानकारी है। तो अगर कन्वर्सन को हमने रोक लिया, अगर हमने उसकी एयरवे ब्रीदिंग को सही रखा, और तब अगर किसी अच्छे स्वास्थ्य केंद्र में वो पहुंचा कम्युनिटी के बाद, जो 102 एम्बुलेंस है वो हर जगह उपलब्ध है। और सरकार ने ये हर जगह ये इंश्योर किया है कि 102 नंबर की जो है फ्री सर्विस हो। तो इसीलिए वो कोई इशू नहीं है अभी। नहीं, कई बार तो वो विलंब भी करते हैं। ठीक सर, डॉक्टर संजय कुमार, आपकी नजर में क्या क्या खास ख्याल रखना चाहिए एक आम इंसान को? एक तो जिनके बच्चे बीमार ना हो, पहला तो उसके लिए, और दूसरा यदि बीमार हो जाए तो क्या क्या खास ख्याल रखें डॉक्टर तक पहुंचने से पहले तक? नहीं, ये तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो एक बात तो है ना, मैं हाइजीन की बात कर रहा था कि उनको हाइजीनिक कंडीशन में बच्चों को रखना होगा, वो इलाका जहां पर वायरस फैलते हैं। दूसरी प्रमुख बात, कोई फल जो पेड़ से गिर जाता है जी, या किसी भी फल को, जूठे फल को, चाहे वो पक्षी या कोई कीड़ा उसे छू देता हो, उन फलों को बच्चों को कहा जाए कि वो न खाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो सिम्टोमेटिक इलाज होता है, चाहे वो हाई फीवर का इलाज हो जिसके बारे में डॉक्टर साहब बोल रहे थे, या हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज हो, या कन्वर्जन का इलाज हो, तो सिम्टोमेटिक इलाज, जैसे बच्चा हाई फीवर में है तो आप कम से कम ठंडा पट्टी तो उसके माथे पर दे ही सकते हैं।
वायरस पर हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन जो उसके सिम्टोमेटिक इलाज है, उस सिम्टोमेटिक इलाज को हम लोग शुरू कर सकते हैं घर पर भी, बिना हॉस्पिटल में गए हुए भी। चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि खास करके उन जानवरों से उन बच्चों को थोड़ा अलग रखें। जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो जानवरों के साथ उनके फैमिली रहते हैं, तो देखा गया है कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेज भी होता है, उसके माध्यम से भी वायरस होता है। और इन चीजों से अगर प्रिकॉशन वो लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक बचाव हो सकता है। लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी, कि इतने दिनों के बाद भी एक RMRI हॉस्पिटल है जहां शायद वायरल टेस्ट की लेबोरेटरी शुरू हुई है, डॉक्टर साहब बेहतर बता पाएंगे। अभी भी बिहार पूना के वायरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर डिपेंड कर रहा है कि यहां से कार्यक्रम में कई बार भेजा जाएगा और वहां से कंफर्म होकर के आएगा, तब तक तो काफी देर हो जाती है। ठीक कह रहे हैं आप, हम लोग कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। विनोद जी, फिर एक बार आप भी सुन लीजिए, अच्छा ही रहेगा यदि एक व्यवस्था बन जाए। हजारों करोड़ का खर्चा होता है हर साल, उसमें से एक लैब की व्यवस्था यदि सरकार कर दे ताकि तुरंत टेस्ट हो और तुरंत पता चल जाए, तो हमें मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के किसी हिस्से का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। और ये जरूरी भी है, और ये आपकी सेहत के लिए भी है, हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। तो प्लीज इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। एक खबर हम दिखाते हैं जो आप तीनों के लिए है, गौर कीजिएगा। मुजफ्फरपुर के SKMCH से थोड़ी दुखद खबर है, शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां स्ट्रेचर की कमी के चलते, गौर कीजिएगा, दुखद है, स्ट्रेचर की कमी के चलते एक मां को खुद अपने मृत बच्चे के शव को गोद में लेकर घूमना पड़ा। रोते बिलखते अस्पताल परिसर में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम जरूर हुई, लेकिन अस्पताल से उसे एक स्ट्रेचर नहीं मिली। SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने बताया कि स्ट्रेचर की कमी के चलते ऐसा हुआ है, जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि दर्जनों बच्चों की मौत के बावजूद उत्तर भारत के इतने बड़े अस्पताल में सुविधाओं के इंतजाम नहीं है। ये सरकार और स्वास्थ्य विभाग के कामकाज और ढुलमुल रवैये को दर्शाता है। ये थोड़ी तकलीफ होती है इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है। इतना प्रतिष्ठित अस्पताल, इतना पुराना, और जिसके भरोसे आसपास के जिले इलाके के लोग आते हैं, वहां एक रोती बिलखती मां अपने मृत बच्चे को अपनी गोद में ले जाने को विवश है, सिर्फ इसलिए कि एक स्ट्रेचर की कमी है वहां पर। विनोद जी, इस पर गौर करिएगा आप लोग जरा। विनोद जी, नहीं, देखिए हमारा जो नजर जा रहा है, अभी दर्जनों एम्बुलेंस खड़े हैं बाहर में, और मेरी जानकारी में सारे एम्बुलेंस में स्ट्रेचर होते हैं। तो कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है। वही कह रहा हूं कि हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, सिर्फ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, स्ट्रेचर दिया जाता है ताकि देखिए स्थानीय स्तर पर किस तरह की बदइंतजामी हो जाती है सब कुछ होने के बावजूद, और अधिकारी स्वीकारते भी हैं कि हमारे पास स्ट्रेचर की कमी है। अब कमी है तो वाकई चिंताजनक है, और यदि है और आप नहीं उपलब्ध करा रहे हैं तो और चिंता गहरी होती है सर। दोनों स्थिति में चिंताजनक स्थिति है, तो कृपया देखिएगा जरूर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर निगम नारायण जी आपका, और बहुत धन्यवाद विनोद शर्मा जी आपका।